बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 33 को डिस्कस करते हैं और हमने लेक्चर नंबर 32 के एंड में स्टैंडर्ड डिविएशन और जेड के वैल्यू की जो फार्मूले थे उनके प्रॉपर्टी से हमने मालूम किए थे। यहाँ पर एग्जांपल है कि दो कंपनियाँ हैं, कंपनी ए और कंपनी बी बैटरियाँ पैदा करते हैं। कंपनी ए की बैटरीज के मीन लाइफ 0.3 ईयर है और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 0.6 है। कंपनी बी के जो मीन लाइफ है वो 4 ईयर्स है और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 0.4 ईयर है। तो हमें वो प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है जिस पर 49 बैटरीज कंपनी ए के जो एवरेज लाइफ है वो 0.5 ईयर ज़्यादा है कंपनी बी के 36 बैटरियों से। मतलब कंपनी बी से 36 बैटरीज सैंपल्स के तौर लिया और कंपनी ए से 49 बैटरीज सैंपल के तौर लिया। तो वो प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड कर दे कि कंपनी ए का जो बैटरी है उसका जो मीन लाइफ है वो 0.5 ईयर्स कंपनी बी के 36 बैटरी से ज़्यादा है। मतलब 0.5 उनके दरमियान कंपनी ए और कंपनी बी के एवरेज के दरमियान जो डिफरेंस है वो 0.5 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ μ1 4 है। इसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशन 0.6 है और इसी तरह μ2 जो है ना दूसरी कंपनी का 4 है और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे साथ 0.4 ईयर है। और पहले में हमारे साथ सैंपल के तौर पर 49 लिया गया है और दूसरे में 36 लिया गया है। तो उनके दरमियान मीन ये फार्मूले है, उसमें आप दोनों मीन का जो डिफरेंस है वो 0.3 आता है और इसी तरह उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है जो 32 लेक्चर के एंड में हमने फाइंड किए थे। तो उसमें आप वैल्यू पुट कर दी तो ये वैल्यू हमारे साथ उससे 0.1086 स्टैंडर्ड डिविएशन आता है और उनके जो मीन का जो डिफरेंस है वो 0.3 आ गया। तो हमारे साथ अब जेड का जो फार्मूला है वो इसी तरह है इस तरह x बार माइनस x2 बार। मतलब जो डिफरेंस है वो हमारे साथ 0.5 यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये वैल्यू वह लगाई, उनके जो डिफरेंस है म्यू यहाँ पर ये वैल्यू लगाए और इसी तरह ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है यहाँ से जो वैल्यू आ गया है तो वो वैल्यू यहाँ पर लगाई। तो हमारे साथ तकरीबन इसको सॉल्व कर दे तो 1.84 आता है। यहाँ पर जो 0.36 और 0.16 आ गया है तो ये हमारे साथ यहाँ से आ गया है, वैल्यूज़ को स्क्वायर कर दिया है तो हमारे साथ 1.84 आ गया है। अब हमारे साथ z की वैल्यू 1.84 है और मीन हमारे साथ 0 होगी स्टैंडर्ड नॉर्मल में और क्वेश्चन वाला या एग्जांपल का जो मीन है वो हमारे साथ 0.3 है। इसी तरह हम इस लाइन पर और डिफरेंस का वैल्यू और मीन का वैल्यू वो लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं नॉर्मल के साथ जिसका मीन 0 होगी और z के वैल्यू तो हमारे साथ ये आ गया है। अब हम देखते हैं कि अब हम पर क्वेश्चन के मुताबिक 0.5 से ज़्यादा की जो डिफरेंस है उसका एरिया फाइंड करते हैं जो 1.80 से 1.84 तक के फासले के बराबर है। तो 1.84 को हम देखते हैं कि इस पर हमारे साथ कितना एरिया आता है। तो अब यह देख सकते हैं कि 1.8 आप देख सकते हैं कि 1.8 और इसी तरह 1.8 1.84
के दरमियान जो वैल्यू आता है वो है 0.4671। तो हमारे साथ तो हमारे साथ 0.5 ये एरिया फाइंड करने है और ये एरिया जो है हमारे साथ 0.8471 या जो भी आया था। तो हम 0.5 से ये वाला एरिया जिसे हमने फाइंड कर दिया वो माइनस कर दे तो ये एरिया मालूम हो जाएगा जो दूसरे पेज पर होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ 0 से 1.84 तक तो ये इस एरिया के बराबर है। तो ये हमारे साथ 0.467 इस पर आ गया था। तो 0.5 से ये वाला एरिया माइनस कर दी तो हमारे साथ ये वाला एरिया उससे ऊपर का एरिया जो ये बनता है तकरीबन 3.3% बनता है वो हासिल हो जाएगा। इसके बाद हम उससे पहले हम एक प्रोपोर्शन के लिए इसी तरह एक सैंपल मीन के लिए और फिर 2 सैंपल मीन के लिए और अब हम 2 प्रोपोर्शन मतलब प्रोपोर्शन 1 और प्रोपोर्शन 2 उनके सैंपल्स मीन जिसको हेड से हम डिनोट करते हैं उसके बारे में हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं और डिस्कस करते हैं। सपोज देयर आर 2 बाइनोमियल पॉपुलेशन व्हेन प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस P1 और P2 हमारे साथ 2 पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है। लेट इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल ऑफ साइज N1 N2 2 सैंपल्स N1 और N2 है एंड उनके दरमियान जो डिफरेंसेस है वो P1 हेट माइनस P2 हेट है। Then the probability distribution of the differences P1 P2 can be obtained। तो ये जो डिफरेंसेस है उनका जो probability distribution होगा वो हमारे साथ probability distribution of differences of proportion होगी। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, ये एक प्रोपोर्शन है, ये दूसरा प्रोपोर्शन है। सैंपल हमारे साथ 100 है और यहाँ पर जो है ना सैंपल प्रोपोर्शन ये और सैंपल प्रोपोर्शन ये दिया गया है। और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑब्जर्व डिफरेंस। यहाँ पर आप देख सकते यहाँ पर डिफरेंस का वर्ड लिखा गया है। इस एग्जांपल को हम आगे डिस्कस करते हैं। मतलब उनके जो डिफरेंसेस है उनके दरमियान जो डिफरेंस है उसका प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। तो हमारे साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टी 1 ये है कि द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन उनका जो हमारे साथ 2 प्रोपोर्शन है P1 और P2 हमने इसका भी सैंपल लिया और इससे कुछ सैंपल ली उन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर दी और तो उसका मीन हमारे साथ इसके बराबर होगी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो ये हमारे साथ जो पॉपुलेशन थी उसके मीन के बराबर होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन जिसको स्टैंडर्ड एरर भी कहा जाता है प्रोपोर्शन में वो हमारे साथ इसके बराबर होगी। ये उसका फार्मूला होगा P1 Q1 डिवाइडेड बाई N1 Q1 1 माइनस P के बराबर होगी। तो हमने यहाँ पर जो डिफरेंसेस मीन है वो फाइंड कर दिए है 0.30। हमारे साथ एक एग्जांपल में 30% है जिससे 0.30 आता है। इसी तरह दूसरा जो है ना वो 20% है जिससे 0.20 आता है। मतलब उनके मीन का जो डिफरेंस होता है वो 0.20
0.10 आता है। हम इस फार्मूले में उसको पुट करते हैं तो ये हमारे साथ 0.10 आ गया। इसी तरह ये स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना, ये वेरिएंस हम वो फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो जब उस पर स्क्वायर लिया जाए तो ये अंडर रूट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर बच जाएगा। तो चूँकि यहाँ पर स्क्वायर है तो P1 हमारे साथ 0.30 है और ये जो 0.70 आ गया है तो 1 माइनस 0.30 तो 0.70 आ गया। इसी तरह P हमारे साथ यहाँ पर P2 0.20 है तो 1 माइनस P2 मतलब 1 माइनस 0.20 तो हमारे साथ 0.80 आएगा। और नीचे सैंपल 1 और सैंपल 2 दोनों 100 है। तो हमारे साथ जो स्टैंडर्ड डिविएशन है या नीचे जो वैल्यू है वो ये आ गया। तो इन वैल्यूज़ को आप पुट कर दें। इसी तरह ये जो डिफरेंस हमारे साथ है, हम डिफरेंस की जो मतलब डिफरेंस से ज़्यादा जो वैल्यूज़ है उनके प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करते ही। तो जब हमने डिफरेंस फाइंड कर लिया तो हमारे साथ 0.21 आता है। मतलब हम 0.21 से ज़्यादा के लिए जो एरिया है वो फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला फाइंड हो जाएगा। हमने ये वैल्यूज़ ऊपर जो वैल्यूज़ है उस फार्मूले में पुट कर दिए तो हमारे साथ 1.83 आता है z की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे साथ एग्जांपल के मुताबिक मीन डिफरेंस 0.10 है और उनके वैल्यूज़ का डिफरेंस 0.21 है। नॉर्मल में हमारे साथ मीन 0 होती है और यहाँ पर हमारे साथ z की वैल्यू आती है। तो अब हम 0.21 से ऊपर का इलाका ये फाइंड करते हमारे साथ हम उनकी वैल्यू फाइंड कर दे ये एरिया, तो ये हमारे साथ उनका जो डिफरेंस है 0.21 तो उससे ज़्यादा का प्रोबेबिलिटीज़ मालूम हो जाएगा। तो ये एरिया हम फाइंड करते हैं जो यहाँ पर इस एरिया के बराबर है और ये टोटल तो हमारे साथ 0.5 है। टोटल 0.5 है। इस एरिया को हम फाइंड करते हैं अभी। तो 0.21 से ये वाला इलाका खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि 1.83 पर कौन सा डिजिट आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.8 और ऊपर से 3 यहाँ पर आ जाए तो हमारे साथ 0.4664 आता है, 4664 आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ये वाला इलाका जो है ना वो 4664 आ गया है 1.83 के मुताबिक। तो 0.4664 को 0.5 से माइनस कर दे ये वाला एरिया तो हमारे साथ ये एरिया फाइंड हो जाएगा। उसको 100 पर डिवाइड कर दे तकरीबन 3.36 आता है। तो डिफरेंसेस का प्रोबेबिलिटी यही आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 0.21 की वैल्यू है ये इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करने से आ गया है। नेक्स्ट हमारे साथ है पॉइंट एस्टिमेशन।
तो पॉइंट एस्टिमेशन से मुराद है किसी एक वैल्यू का अंदाज़ा लगाना। अंदाज़ा के मुताबिक किसी वैल्यू को पॉइंट एस्टिमेशन कहा जाता है। मतलब हमारे साथ 100 स्टूडेंट है, हम उसका एवरेज बताते हैं अंदाज़तन कि उसका एवरेज एज जो है ना वो 20 है। तो इस अंदाज़तन एक वैल्यू को पॉइंट एस्टिमेशन कहा जाता है, जिसका लेकिन उसका असल में जो एवरेज है वो हमारे साथ ना मालूम है। हमने तकरीबन के मुताबिक 20 लिया, तो ये 20 या तो एवरेज से कम होगी या ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी, तो उसको पॉइंट एस्टिमेशन कहा जाता है। डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेट एंड एस्टिमेटर। हमने यहाँ पर जो वैल्यू एस्टिमेट किसी वैल्यू मतलब 20 को हमने एज ए एस्टिमेटर लिया, एवरेज मतलब मीन। अब हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं इन वैल्यूज़ पर और इस फार्मूले से हम इस मीन को फाइंड करते हैं, तो इस फार्मूले को एस्टिमेटर कहा जाता है। और ये वैल्यू जो है ना ये एस्टिमेट हो गया, और जिस फार्मूले से फिर हम उसको मालूम करते हैं तो वो एस्टिमेटर बन गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x बार 1/n हमेशा ऐसी फार्मूला है, ये एस्टिमेटर है आप मीन म्यू का। इसी तरह x बार इज एन एस्टिमेट ऑफ म्यू, मतलब हम जो वैल्यू हमारे साथ आता है वो एस्टिमेट, और जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं उसके लिए, तो ये हमारे साथ एस्टिमेटर होता है। एस्टिमेटर ऑफ थीटा इज कॉमनली डिनोटेड बाय थीटा हेड। थीटा और इसके ऊपर जब हेड लगाए जाए थीटा से हम एस्टिमेट को, और फिर कॉमनली डिनोटेड बाय एस्टिमेटर को थीटा पावर हेड से हम डिनोट करते हैं। इसी तरह हमारे साथ है डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ गुड पॉइंट एस्टिमेशन। गुड पॉइंट एस्टिमेटर की जो क्वालिटीज़ है तो वो हमारे साथ 3 है। अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी। अनबायसनेस से मुराद ये है कि जब एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू द ट्रू वैल्यू, हमने जो तखमीना वैल्यू लिया था उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब अगर एक्स बार या मीन का एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे साथ मीन के बराबर हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू आप मीन अगर मीन के बराबर हो तो उसको अनबायसनेस कहा जाता है। यह हम देखते हैं कि अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस एस्टिमेटर इज़ इक्वल टू ट्रू वैल्यू, असल वैल्यू के मुताबिक हो, तो उसको अनबायस्डनेस कहा जाता है। अगर बराबर नहीं आ गया एस्टिमेटेड वैल्यू आप एक्सपेक्टेड वैल्यू आप एस्टिमेटर बराबर न हो असल वैल्यू की, तो ये हमारे साथ बायस्ड होगी। अगर बराबर हो तो अनबायस्ड होगा, अगर बराबर नहीं तो फिर ये बायस्ड एस्टिमेटर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा हमारे साथ ये है, इसका फार्मूला अप्लाई किया तो मीन आ गया, मतलब असल के बराबर है। तो मीन जो है ना म्यू हमारे साथ अनबायस्ड एस्टिमेटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप एक्स म्यू के बराबर इस फार्मूले से जो हमारे साथ 2 आता है। फिर हम और यहाँ पर एक्स बार का जो मीन हमने फाइंड कर दिया वो भी 2 के बराबर है, मतलब मीन ऑफ एक्स बार का एक्सपेक्टेड वैल्यू भी म्यू के बराबर आते हैं, तो ये अनबायस्ड है। यहाँ पर भी लिखा गया है कि सिंपल मीन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर। यहाँ पर प्रोपोर्शन की बात हो रही है, तो प्रोपोर्शन भी हमारे साथ अनबायस्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोपोर्शन का एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब ई लिया गया है, और ई प्रोपोर्शन हमारे साथ
x/n के बराबर होती है, जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यह e जो है ना वो सिर्फ वेरिएबल पर अप्लाई होती है, तो e(x/n) आता है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में e(x) हमारे साथ n p के बराबर होता है, तो p रह गया, n से डिवाइड हो गया, तो एक्सपेक्टेड आप प्रोपोर्शन बराबर है प्रोपोर्शन की, तो मतलब प्रोपोर्शन भी हमारे साथ अनबायस्ड है। इसके बाद हम स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए फाइंड करते हैं। सिंपल मतलब ये कि सिंपल प्रोपोर्शन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, सिंपल प्रोपोर्शन भी अनबायस्ड है। ये सिर्फ एमसीक्यूज में आते हैं। ये देखिए कि जो सैम्पल मीन है वो अनबायस्ड है, प्रोपोर्शन अनबायस्ड है कि नहीं। नेक्स्ट हमारे साथ सिंपल वेरिएंस जो है ना वो बायस्ड है, वो बायस्ड है मतलब वो अनबायस्ड नहीं है। लेकिन अगर उसका फार्मूला ये लिया जाए असल में, चूँकि उसमें n माइनस उसमें साथ -1 नहीं है, लेकिन जब उसके साथ -1 लगाया जाए तो फिर ये हमारे साथ अनबायस्ड बन जाता है। लेकिन असल में जो वेरिएंस है स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर या वेरिएंस जो है वो बायस्ड एस्टिमेटर है, वो अनबायस्ड नहीं है। इसी तरह जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर माइनस असल वैल्यू, उनके दरमियान जो डिफरेंस होती है उसको अमाउंट ऑफ बायस कहा जाता है। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू आप एस्टिमेटर ग्रेटर हो असल वैल्यू से तो ये पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव बायस होगी। अगर वो कम है तो नेगेटिव होगी। इसके बाद हम जाते हैं कंसिस्टेंसी की तरफ। तो कंसिस्टेंसी an estimator theta is called a consistent estimator of a value if the probability of that estimator is very close to theta। इससे पहले हम expected value of an estimator अगर इक्वल हो असल वैल्यू की तो उसको हम अनबायस्ड कहा करते थे। अब अगर हमारे साथ probabilities अब एन एस्टिमेटर बराबर हो असल वैल्यू की तो हमारे साथ कंसिस्टेंट होगी। तो जिस तरह मीन हमारे साथ अनबायस्ड था, इसी तरह मीन जो है वो कंसिस्टेंट भी है, और मीडियन जो है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर नहीं है। जब पॉपुलेशन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव हो या पॉजिटिवली स्क्यूड हो तो फिर मीडियन जो है वो कंसिस्टेंट नहीं होगी। इस तरह सिंपल वेरिएंस जो है ना, ये सिंपल वेरिएंस तो ये बायस्ड एस्टिमेटर है, लेकिन ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर भी है। और इसका दूसरा डेफिनेशन कंसिस्टेंसी का ये है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आता है कि जब स्टैंडर्ड एरर मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन आप स्टैटिस्टिक किसी डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन अगर डिक्रीज हो रहा हो, जब सैंपल साइज बढ़ रहा हो, सैंपल साइज इंक्रीज होने से अगर स्टैंडर्ड एरर कम हो जाए तो वो कंसिस्टेंट होगी। नेक्स्ट हमारे साथ एफिशिएंसी है, ये भी 33 लेक्चर के एंड वाले जो टॉपिक्स थे उसके करीब करीब है, इसलिए मैंने इस लेक्चर में शामिल कर दिया। एफिशिएंसी से मुराद ये है कि अगर हमारे साथ दो अनबायस्ड एस्टिमेटर है, अनबायस्ड एस्टिमेटर है दो, फर्ज करें, और फिर हमने उनका वेरिएंस लिया, वेरिएंस
आप T1 और दूसरे का भी वेरिएंस लिया T2, तो जिसका वेरिएंस कम हो वो एफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक अनबायास्ड ये है T2 और दूसरा अनबायास्ड किसी वैल्यू का ये है। तो यहाँ पर ये T1 वेरिएंस वाला है, ये T2 वेरिएंस है। यहाँ पर T1 चूँकि वेरिएंस ऑफ T1 लेस देन T2, तो T1 इज़ मोर एफिशिएंट। मतलब ये कि दो अनबायास्ड वैल्यूज़ है, इसका वेरिएंस ले और इसका वेरिएंस भी ले, तो इन दोनों में जिसका वेरिएंस इसका वेरिएंस ले और इसका वेरिएंस ले, तो इन दोनों में जो वेरिएंस कम है तो वो एफिशिएंट होगा। इसी तरह यहाँ पर मेथड ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन, तो आप खुद देख ले, ये इतनी ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट हम एग्जांपल की तरफ जाते हैं। यहाँ पर इस एग्जांपल को आप देख सकते हैं 34 लेक्चर में, और इस एग्जांपल की डिटेल हमने पेज नंबर 233 लेक्चर 31 में भी हम कर चुके हैं कि हमारे साथ अगर इन सैंपल साइज़ में इजाफा हो रहा हो, यहाँ पर n2 है तो यह इसी तरह है, जब n3 हो गया तो हमारे साथ ये थोड़ा गोल हो गया। जब हमारे साथ n या सैंपल साइज जो है ना वो बढ़कर पोर हो गया तो हमारे साथ ये और भी नॉर्मल हो गया। तो सेंट्रल मीन थ्योरम के मुताबिक कि अगर सैंपल साइज इंक्रीज़ हो रहा हो तो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन टू अ बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन, तो मतलब ये नॉर्मल होती जाएगी और उसका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वो म्यू होगा और उसका जो वेरिएंस वो होगा वो हमारे साथ ये होगा। उसका अंडर रूट लिया जाए तो ऐसा आता है और उसको मज़ीद साल कर ले तो ये हमारे साथ ये वैल्यू आता है। मतलब उसका स्टैंडर्डाइजेशन या स्टैंडर्ड वैल्यू z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ये वैल्यू इसके बराबर होगी। और अब हम इस z के वैल्यू को तफसील से डिस्कस करते हैं कि ये z वैल्यू किन चीज़ों के दरमियान आएगी। तो ये z का जो वैल्यू है ये हमारे साथ अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा हमें या कॉन्फिडेंशियल इंटरवल हमें दिया गया होगा, वो 90% होगी या 95% होगी या 99% होगी। यहाँ पर अगर 95% कॉन्फिडेंट इंटरवल है, 95% कॉन्फिडेंट, तो इस 95 को अगर आप डिवाइड कर दी तो उससे हमारे साथ 4750 आता है। तो इस तरफ 4750 आया जाएगा, इस तरफ 4750 आएगा और 100 से 95 माइनस कर दी तो हमारे साथ 0.05 आता है, 0.05 आता है। फिर इस 0.05 को डिवाइड कर दे तो हाफ इधर रह जाएगा और हाफ इधर रह जाएगा। तो यहाँ चूँकि हमने 95 को के लिए पॉइंट करते हैं, तो जब उसको हाफ कर दिया, तकसीम कर दिया तो हमारे साथ 4750 आता है। तो अब हम देखते हैं कि 95% डेटा के लिए जब हमारे साथ ये अल्फ़ा 95 हो गया, उसको 2 पर डिवाइड कर दी, 95 को मतलब अल्फ़ा को 2 पर डिवाइड कर दी तो हमारे साथ 4750 आता है, 0.95 4750 आता है। अब 4750 के बारे में हम देखते हैं कि ये किन वैल्यूज़ को मिलाने से ये एरिया आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये 4750 है जो हमारे साथ 1.9 और ऊपर से 6 इन वैल्यू के मिलने से आता है। तो जब हमने
तो इससे पता चलता है कि हमारे साथ 95% अल्फा के लिए जब उसको 2 पर डिवाइड कर दे ये वैल्यू आता है, और ये हमारे साथ 1.96 के बीच में आएगी। नेक्स्ट हम उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.95 के लिए हमारे साथ ये 1.96 आता है। ये किस तरह आता है, उसको डिवाइड कर दी तो यहाँ पर 4750 आता है, उसको हमने देख लिया तो 1.96 आता है। यहाँ पर भी मैं कर चुका हूँ ये सब पॉइंट्स कि कौन सा वैल्यू कहाँ से आ गया। तो हमारे साथ ये जो z का वैल्यू है वो 1.96 और -1.96 और +196 के बीच आएगी, मतलब 95% अल्फा के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसको लिखा गया है। दूसरा यहाँ पर ये पॉइंट, यहाँ पर ये जो नीचे वैल्यू है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय इन अंडर रूट, तो उनको यहाँ मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ आएगा। यहाँ पर ये नीचे वाला कैंसिल कर देगा, ऊपर वाला x बार माइनस म्यू रह जाएगा और यह भी मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा। इसके बाद ये x बार जो है ना वो यहाँ पर ले आए तो ये माइनस में आ जाएगा। इसे x बार को इधर भी ले जाए तो माइनस में आ जाएगा, और यहाँ से ये माइनस x लगाए तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारे साथ सिर्फ म्यू जो है ना वो रह जाएगा। अब उसको -1 उसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई कर दी तो ये जो ग्रेटर और इक्वल के साइन है वो भी उल्टा हो जाएगी, और ये x प्लस हो जाएगा, प्लस 196 बन जाएगा। और ये वैल्यू ये सिंबल्स ग्रेटर इक्वल ये चेंज होकर a बन जाएगी। म्यू जो है ना ऊपर माइनस है, ये यहाँ पर प्लस बन जाएगा। इसी तरह ये माइनस है, ये प्लस, और ये प्लस है, ये माइनस बन जाएगा। तो ये हमारे साथ आता है। इसी तरह नेक्स्ट इस साइड, ये वाली साइड जो है ना इसको इस तरफ ले आए और ये वाली वैल्यू उस तरफ ले जाए। इसी मुताबिक ये जो ग्रेटर और इक्वल के सिंबल है वो भी उलट हो जाएगी, क्योंकि हम ये कम वाली तरफ को हम ये ज़्यादा की तरफ ले आते हैं। ये ज़्यादा है, प्लस है, हम उसको राइट तरफ ले जाते हैं, और ये कॉमन ये माइनस है तो हम उसको ये बाई तरफ पर ले आते हैं। तो मतलब हमारे साथ उनसे ये वैल्यू आते हैं, मतलब ये x बार प्लस -1.96 स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट इनके बीच में आता है। अब चूँकि हमारे साथ स्क्वायर ये फार्मूला है, और उसके बाद हमारे साथ ये फार्मूला बनता है स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे साथ इसके बराबर है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट, स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पर सिर्फ लगाया तो इसे x बार -1.96 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट n और फिर प्लस में, मतलब इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में इतना एरिया आएगा। ये 1.96 जो है ना ये हमारे साथ अल्फा बाई 2, अल्फा हमारे साथ 95% आया था, जिससे हमारे साथ 4750 हासिल हो गया। ये हमारे साथ अल्फा बाई 2 मतलब 4750 पर z का जो वैल्यू है, मतलब इसको हम z अल्फा बाई 2 भी कह सकते हैं। तो हमारे साथ x से जो वैल्यू बनता है, जो फार्मूला बनता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।